जय हिंद बालकों, आप लोगों का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज इस नए वीडियो लेक्चर में आ रहे हैं जिसमें कि हम कवर करेंगे मोस्टली हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपने इन वीडियो लेक्चर्स में मोस्टली एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स हैं, साथ में थोड़ा सा जो कंपटीशन वाला पॉइंट है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, पहले आपको हमारे इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से 2 से 3 बार देखना और सुनना है। उसके बाद इसको पेन और पेपर पे इसका नोट्स बना लेना है। जब आप ये 2 प्रोसेस पूरे कर लेते हैं तो इसको फास्ट मोड में आप चला करके 1-2 बार सुन लीजिए। आपको मेन पॉइंट 10 मिनट के अंदर आपके दिमाग में इंटर कर जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप इनऑर्गेनिक के जानते ही हैं कि अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन आपको क्लिक कर गया तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आ रहे हैं। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सबसे पहले आपको ये बताया है, जो कि एनसीईआरटी का भी पॉइंट है, कि हाइड्रोजन मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। जितने स्टार्स हैं उसमें लगभग 70% के आसपास क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन मौजूद होता है। और थर्ड मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है आपके ग्लोब पर। चलेगा। साथ ही साथ इसकी एक बड़ी खास बात और भी है कि हाइड्रोजन को एज ए मेजर एनर्जी सोर्स के रूप में फ्यूचर में देखा जा रहा है, भविष्य में देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आप कार्बनिक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बर्निंग से एनर्जी तो मिलती है पर साथ में CO2 कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे कंसर्न जो है आपके सामने निकल करके आ रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने ये देखा है कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग 3 गुना ज़्यादा है किससे? आपका जो हाइड्रोकार्बन या फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे। और साथ ही साथ इसका बाई प्रोडक्ट वाटर की शक्ल में आता है, जो कि कोई भी मेजर क्लाइमेट चेंज नहीं करता, पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इसलिए हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूचर एनर्जी के सोर्स के रूप में देख रहे हैं। और एक नया टर्म यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना फॉर कौन सा पर्पज? एनर्जी या और अदर पर्पज, किस ब्रांच के अंतर्गत डील किया जाएगा, किस कंसेप्ट के अंतर्गत डील किया जाएगा? वो है हाइड्रोजन इकोनॉमी, जो आगे आ रहा है। आगे की तरफ अगर देखें तो एक सिंपल हाइड्रोजन, इसका सिंबॉलिक फॉर्म H होता है और साथ ही साथ एक प्रोटॉन इसके पास पाया जाता है, कोई न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। साथ में आप ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 1, मास नंबर 1। सिंपल इसको हम लोग H या P से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसकी मोनो एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन ये हमारे सरफेस पर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर H2 की शक्ल में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग डाई हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ये वही डाई हाइड्रोजन जिसको आप कह सकते हो कि करीब 70% टोटल यूनिवर्स का ये एलिमेंट अकेले है। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, वो अगले पॉइंट पर बढ़ती है, जो कि इसकी पोजीशन को लेकर के है आपके पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन को पुराने समय में प्रॉपर्टीज वाइज एल्कली मेटल से भी जुड़ा हुआ माना जाता था और हैलोजन फैमिली से भी जुड़ा हुआ माना जाता था। एल्कली मेटल से मानने का रीजन उनका ये था कि जिस तरीके से एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी 1s1 है आखिरी सेल का। दूसरा ये कि जिस तरीके से एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एचायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। जिस तरीके से एल्कली मेटल ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से मैच नहीं करती। सबसे पहले प्रॉपर्टी कि हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक नेचर रखता है, गैस में होता है, जबकि एल्कली मेटल सॉलिड या लिक्विड में होते हैं और मेटेलिक नेचर को रखते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी ज़्यादा है, जबकि एल्कली मेटल परिवार बड़े साइज के होते हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। दूसरी बात कि हाइड्रोजन डाई एटम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जबकि एल्कली मेटल डाई एटम जनरली नहीं बनाते। वेपर फेज में कुछ बनाते हैं, लेकिन जनरली ये डाई एटम की शक्ल में नहीं बनाते। तो ये 3 मेजर डिफरेंस हैं हाइड्रोजन के एल्कली मेटल से।
अब बात आती है कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी हैलोजन फैमिली से मैच करती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि जिस प्रकार से हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन पाता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कन्फिगरेशन को पा जाता है। जिस तरीके से हैलोजन एनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, हाइड्रोजन भी एनायन बनाता है, मोनोवैलेंट एनायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से हैलोजन डाई एटम की शक्ल में स्टैंड करते हैं, हाइड्रोजन भी डाई एटम बनाने की टेंडेंसी रखता है। चौथी बात, जिस तरीके से हैलोजन नॉन मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन भी क्या है आपका नॉन मेटल्स है। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वाले डाटा से देखा जाए तो हाइड्रोजन ज़्यादा सिमिलर होती है हैलोजन के बनस्पत किसके आपका एल्कली मेटल के। लास्ट बात कि एल्कली मेटल जहां आयनिक बॉन्ड बनाना फेवर करते हैं अपने कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन वहां कोवलेंट बॉन्ड बनाना फेवर करता है। और इस लिहाज से हाइड्रोजन हैलोजन फैमिली के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ये भी अपने कंपाउंड में मोस्टली कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक बात हाइड्रोजन की जो हैलोजन से बिल्कुल मैच नहीं करती, और वो बात है इसकी रिएक्टिविटी। जहां हैलोजन बहुत रिएक्टिव है, एल्कली मेटल भी बड़े रिएक्टिव है, वहीं पर हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बड़ी कम है। और ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन को इन दोनों से अलग करती है। तब हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ये बात जब दी गई तो उसके बाद हम लोगों ने एक डाटा और लिया कि एचआयन का साइज आया 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, स्मॉलेस्ट। जबकि नॉर्मल एटम या आयन का जो साइज होता है वो 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में होता है। तो साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि भैया हाइड्रोजन को किसी ग्रुप में रखने की जरूरत नहीं है, इसको पीरियोडिक टेबल में एक अलग से स्थान दे दीजिए। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर बीच में एक जगह पे अलग से दिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि बेस्ट सेपरेट प्लेस इन क्या आपका पीरियोडिक टेबल। अगली बात आती है हाइड्रोजन के आइसोटोप को लेकर के, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या आपका ट्राइटियम, जो वास्तव में अगर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या को लेकर के इनमें प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी अगर ये आइसोटोप हैं तो इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपका सेम होगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ट्राइटियम है ये बाय नेचर रेडियो एक्टिव होता है और लो एनर्जी बीटा पार्टिकल को इमिट करता है। साथ में ट्राइटियम की हाफ लाइफ करीब करीब 12.33 ईयर्स होती है, 12.33 ईयर्स होती है। जबकि प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। यहाँ ड्यूटेरियम को हम लोग हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि प्रोटियम को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इन आइसोटोप की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस है। तो अगर हम लोग एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के आइसोटोप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तय होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी वो जो कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टैंड करने वाली हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स से तय होगी। और अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लें तो ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ कंपेयर हो जा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, चूंकि हम आइसोटोप को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है एटॉमिक रेडियस, साइज या आयनिक रेडियस। ये सभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों के लिए सेम होगा। इसी तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी इन तीनों के लिए आपस में बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से। अब अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए तो हाइड्रोजन के सभी आइसोटोप डाई एटम की शक्ल में होंगे और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स पाया जाएगा। और वीक वंडरवॉल फोर्स की कौन सी फॉर्म होगी, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, या इसी को हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। चूंकि इनका मोलर मास बहुत ही कम है
तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी बहुत कम आएंगी, क्योंकि ये फोर्सेस बड़े ही कमजोर होंगे। लेकिन इनमें भी अगर देखो तो ट्राइटियम का मोलर मास सबसे ज्यादा है, फिर ड्यूटेरियम का, और सबसे कम किसका है आपका प्रोटियम का। इस वजह से ट्राइटियम में ये फोर्स थोड़ा मजबूत होगा रिलेटिवली, और प्रोटियम में कमजोर होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें हम, बॉइलिंग पॉइंट का देखें हम, डेंसिटी का देखें हम, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का देखें या वेपोराइजेशन का देखें, सभी इस फोर्स से तय होना, और ये फोर्स ट्राइटियम के लिए सबसे ज़्यादा है। यानी इन सभी में ये वैल्यू जो है ट्राइटियम के लिए सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम, और सबसे कम किस में आएगी प्रोटियम में। हाँ, यहाँ ये जो वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं ये मानते हुए किसका, हम नॉन रेडियो एक्टिव नेचर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव लेंगे तो स्टैंड ही नहीं करेगा चलेगा। लास्ट में मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे दिया है कि जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है, बस केवल अंतर कहीं पर मिलता है डिफरेंट आइसोटोप लेकर के चलने पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मिलेगा, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग है। अगर आप हाइड्रोटियम लेकर के चलेंगे तो रिलेटिवली फास्ट होगा, ड्यूटेरियम पे रिएक्शन की रेट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। लास्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर आइसोमर्स की बात करते हैं। जी हाँ, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन इस बात पर डिसाइड किया गया कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मौजूद दोनों न्यूक्लियाई एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो ऐसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन कहा जाता है, जबकि यही एक दूसरे के अपोजिट में अगर करते हैं तो इसको हम लोग पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। सेम साइड करने की वजह से इनका स्पिन क्वांटम नंबर 1 आएगा, जबकि अगर आपका अपोजिट में कर रहे हैं, पैरा हाइड्रोजन को लेकर के चल रहे हैं, तो वो 0 आएगा। इन दोनों में अंतर ये होता है कि दोनों की इंटरनल एनर्जी अलग अलग होती है। ऑर्थो हाइड्रोजन की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि पैरा हाइड्रोजन की इंटरनल एनर्जी कम होती है। ये हाइड्रोजन जो आप अगर हाइड्रोजन सैंपल लेंगे तो इसमें ऑर्थो और पैरा का कंपोजिशन कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर निर्भर करता है। याद रहे, हम कभी भी 100% ऑर्थो नहीं पा सकते हैं, लेकिन हाँ 100% पैरा पा सकते हैं। कारण ये है कि 300 या उसके ऊपर के टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन स्टैंड करता है। लगभग 300 के ऊपर आप देखेंगे तो 75% या इससे ज़्यादा आपको ऑर्थो हाइड्रोजन मिलेगी। देखने का 100% के लिए मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा, और बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज ही नहीं बचेगी, तो फिर ऑर्थो पैरा की बात कहाँ से होगी। हाँ, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर पैरा कंपोजिशन ऑर्थो से ज़्यादा होता है, और लगभग 0 केल्विन की तरफ अगर आप जाएंगे तो 100% आपको पैरा हाइड्रोजन मिलेगी। चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि हाइड्रोजन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने हाइड्रोजन को सीख लिया, उसकी पोजीशन को देख लिया, उसके कंटेंट को देख लिया, साथ ही साथ उसके आइसोटोप को देख लिया और उसके स्पिन आइसोमर्स को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्राइड, इन सब पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग अब हाइड्रोजन को डील करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन को 2 पार्ट में दिखाया है, एक शॉर्ट नोट के रूप में और दूसरा जो हमने दिखाया है इसकी कंप्लीट रिएक्शन के रूप में। यहाँ पर आप जो ब्लू लाइन से देख रहे हो, ये सब का सब प्रिपरेशन है। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है तो लैब में हम क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शन लैब मेथड है। लैब में हम ग्रेनुलेटेड जिंक या जिंक पाउडर को डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसी तरीके से जिंक का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एल्कली के साथ कराया जाए NaOH या KOH के साथ, तो सोडियम जिंकेट और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यू नो दैट कि जिंक जो है सेमी मेटल का काम करता है, तो एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसी हाइड्रोजन को बनाने के जो कमर्शियल मेथड है उसमें से सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। हम एसिड में वाटर में थोड़ा सा एसिड या बेस मिला करके उसको कंडक्टिंग कर देते हैं और फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा करके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो ये पाते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पर मिलती है, बिकॉज वाटर डिसोसिएशन पर H+ आयन बनाता है जो कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज होगा। इसी तरीके से
इसी हाइड्रोजन को करीब करीब 99% प्योर बनाने का तरीका कमर्शियली एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस हम निकेल इलेक्ट्रोड के ऊपर कराते हैं। ऐसी स्थिति में हमको हाइड्रोजन फिर कैथोड पर मिलती है, लेकिन करीब करीब 99.9% तक प्योर होती है। तीसरा कमर्शियल मेथड जो आता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, वो ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस। आपने कई सारे सेल पढ़े होंगे, डाउन सेल, कास्टनर, कैलनर सेल। तो इन सेल में क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो फिर आपको कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, आपका क्लोरीन। अब अगर इस हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके हाइड्रा एसिड देता है, HX देता है। इसी हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और साथ में बनता है वाटर। इसीलिए हम हाइड्रोजन को फ्यूचर में फ्यूल के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि निकलने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बनने वाला प्रोडक्ट जो है पोल्यूटेंट का काम नहीं करता है। इस वजह से इस रिएक्शन के लिए ही हाइड्रोजन को आप कह सकते हैं एज ए फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। हैबर प्रोसेस तो आपने सुना ही है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, करीब करीब 200 से लेकर के 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और साथ में हाई टेम्परेचर रहता है, तो ऐसी स्थिति में अमोनिया बनती है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। इसमें हम कैटलिस्ट के रूप में आयरन यूज़ करते हैं, जबकि कैटलिस्ट प्रमोटर के रूप में मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं। साथ में कुछ एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है जो कि रिएक्शन को जल्दी इक्विलिब्रियम पर पहुंचा देता है। पोटेशियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड जल्दी से रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देते हैं, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया बनाने की फेवरेबल कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मोर रहे और अमोनिया का कंसंट्रेशन कम रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया क्या होती है, आपका बनती है किस प्रोसेस से, हैबर प्रोसेस से। बाकी डिटेल में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसको डील करेंगे। बाकी अगर हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिएक्ट करा दो तो ये अल्कलाइन या सलाइन हाइड्राइड बनाता है। आप देख सकते हैं सलाइन हाइड्राइड बनाता है। इनकी खासियत ये है कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए तो हाइड्रोजन गैस आपको एनोड पर मिलेगी। अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस पर हाइड्रोजन कहाँ मिल रही थी, कैथोड पर, क्योंकि सोल्यूशन में हाइड्रोजन H+ आयन की शक्ल में थी, यहाँ हाइड्रोजन H- की शक्ल में। यही हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर आप ट्रांजिशनल मेटल कैटायन पैलेडियम, प्लेटिनम वगैरह के साथ करा दो तो करस्पॉन्डिंग मेटल और क्या बनता है, आपका H+ आयन। ये हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करेगा। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। और आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी सेवातियर-सेंडरेंस रिडक्शन के अंतर्गत, याद आ गया। चलिए अब इन्हीं रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जिंक को जब मैंने गैलेटेड जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक आयन और कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन। यही जिंक को हम लोगों ने एक्वस अल्कली के साथ रिएक्ट कराया था तो सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस बनी थी, हाइड्रोजन। वाटर को जो कि एसिडिफाइड है, यानी इसको आयोनाइज किया गया, थोड़ा सा एसिड या बेस मिला करके जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्या बनती है, आपका ऑक्सीजन। एक्वस NaCl या इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जो हाइड्रोकार्बन है अगर उनको हाई टेम्परेचर पर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर वेपर पास किया जाए तो ये वाटर गैस बनाते हैं, सिन गैस बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। हम लोग यहाँ पे दो रिएक्शन को डील करेंगे। पहला वाटर गैस का फॉर्मेशन। तो रेड हॉट कोक पर जब हम वाटर वेपर पास करते हैं करीब करीब 1000 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ऐसी स्थिति में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है जिसे हम वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। सिन गैस इसलिए क्योंकि इस कंपोजिशन से कई सारे केमिकल बनाए जा सकते हैं, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिल क्लोराइड, आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड, कई सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिन गैस भी कहते हैं। इस सिन गैस में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम इसमें और वाटर पास करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमाइड कैटलिस्ट होता है तो बनता है और ज़्यादा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही इसमें फ्लेमेबल पार्ट होता है
और वाटर गैस को एज ए फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा इसकी फ्यूल वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। बाद में इस रिएक्शन को कहा जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और इसमें मौजूद CO2 को हटाने के लिए हम सोडियम आर्सेनाइड NaSO2 का इस्तेमाल करते हैं इस CO2 को रिमूव करने के लिए, ताकि हाइड्रोजन बच जाए। बोलो भाई, तो पूरा हाइड्रोजन पकड़ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हाइड्राइड्स की बात करने जा रहे हैं। तो हाइड्राइड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है। इन हाइड्राइड्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला आयनिक, सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ऐसे हाइड्राइड जिसमें कि आयन मौजूद होते हैं, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन अगर इनको मेल्टेड फॉर्म में ले लिया जाए, सोल्यूशन फॉर्म में ले लिया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए तो हाइड्रोजन किस पर मिलती है? आपका एनोड पर मिलती है। तो ऐसे हाइड्राइड जो होते हैं आयनिक या सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहलाते हैं। बेसिकली ये स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब ये कि जो मेटल और हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो फिक्स होगा, और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को क्या करेंगे? आपका फॉलो करेंगे। मेनली जो आयनिक या सलाइन या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है वो S ब्लॉक के मेटल बनाते हैं जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। हाँ, लेकिन जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं उनके आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और यहाँ तक देखा गया है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड पॉलीमरिक नेचर में होते हैं। ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं थ्रू बनाना बॉन्ड या टाउ बॉन्ड कह सकते हैं। अगर हम इन आयनिक या सलाइन हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो हमें हाइड्रोजन गैस एनोड पर मिलती है। और इनकी खास बात यह है कि अगर आप इनको वाटर में डिप करेंगे तो बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीडली ये कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? आपका कॉम्प्रोपियोनेशन रिएक्शन का। कैसे? आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन -1 में है, यहाँ हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ हाइड्रोजन 0 पर है। तो -1 से 0 या +1 से 0 होना ये आप कह सकते हैं कि डिसप्रोपियोनेशन का उल्टा है। और डिसप्रोपियोनेशन का उल्टा क्या कहलाता है? कॉम्प्रोपियोनेशन। लास्ट में आपके एनसीईआरटी में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है। पहली ये कि अगर हम लिथियम हाइड्राइड को Al2Cl6 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बड़ा तगड़ा, बड़ा एक्सपेंसिव, बड़ा पॉपुलर, बड़ा वाइड रेंज वाला रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है जिसे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, LiLH4। और दूसरा, अगर यही लिथियम हाइड्राइड डाइबोरेन के साथ लिया जाए तो ये दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है जिसे LiBH4 कहते हैं। चलेगा? दूसरी कैटेगरी जो आती है उसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन को रखते हैं। इनका अपना शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, पोलर, नॉन पोलर, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको अगर देखोगे तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जिसे कहा गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ऐसे हाइड्राइड जिसमें कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोलते हैं। और ये 3rd A ग्रुप के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप BH3 ले सकते हैं या डाइबोरेन ले सकते हैं। तो ये दोनों ही कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के एग्जाम्पल हैं। खासतौर से कौन सी फॉर्मेट का? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का। यही अगर इनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ऐसे हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहलाते हैं, जो कि 4th A ग्रुप में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच की अगर बात कर लो तो 5th, 6th और 7th A ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर, जैसे कि HFHCl, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि खास तौर से 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप और 7वां ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, ये जो हाइड्राइड बनाते हैं थोड़ा विशेष होते हैं और इनके अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से ये हाइड्राइड जो होते हैं पॉलीमरिक फॉर्म में स्टैंड करते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके पॉलीमर बनाते हैं
और ये पॉलीमरिक फॉर्म जो होती है, क्लस्टर फॉर्म जो होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। जबकि इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के होते हैं वो आपका मॉलिक्यूलर या क्लस्टर फॉर्म नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड लुईस बेस का भी काम करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है और इनके पास एक से अधिक लोन पेयर पाया जाता है, जिसे ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। चलेगा। लास्ट और तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटेलिक या नॉन स्टॉकोमेट्रिक हाइड्राइड। ये हाइड्राइड मुख्य रूप से डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी से दे रहा हूं। सबसे पहला ये कि 7वां, 8वां और 9वां ग्रुप इन हाइड्राइड को नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म दीज हाइड्राइड। और इसमें भी जो छठा ग्रुप है उसमें केवल क्रोमियम बनाता है, और क्रोमियम को छोड़ करके बाकी कोई भी एलिमेंट इन हाइड्राइड को नहीं बनाता। दूसरी खास बात यह कि ये ऑलमोस्ट नॉन स्टॉकोमेट्रिक होते हैं, जिनमें इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है। नॉन स्टॉकोमेट्रिक का मतलब कि इनका एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, ये रेशियो चेंज हो सकता है। इसीलिए ये हाइड्राइड किसको नहीं फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते। जैसे कुछ एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ लेंथेनम का, वाइटर्बियम का, तो कर सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन के कंपाउंड पर, जिसमें हम किसको डील करेंगे, वाटर को डील करेंगे और H2O2 को डील करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को डील करेंगे। चलिए, अगर हम लोग वाटर वाले कंपाउंड को शुरू करते हैं, H2O को शुरू करते हैं, तो H2O एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, जबकि सेंट्रल एटम पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे, आपका लोन पेयर रहेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने पर इसका शेप बेंड शेप होगा, वी शेप होगा या एंगुलर शेप होगा। साथ ही साथ इसमें कई तरीके के डाइपोल बनेंगे, जिनका कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होगा। इसलिए पूरी स्पीसीज पोलर स्पीसीज है, और इसके बॉन्ड भी कैसे हैं, आपके पोलर है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो चूंकि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हुई है, जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी है, तो बनने वाला डाइपोल इतना स्ट्रांग होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप याद रहे, वाटर लिक्विड या वेपर फॉर्म में पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ये क्लस्टर फॉर्म में पाया जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये डेंस होता है, ये लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अपने बाकी करस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंबर से ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये सॉलिड फॉर्म में आइस की शक्ल में पाया जाता है। ये आइस जो होता है रूम प्रेशर पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखेंगे इसको 1 एटमॉस्फेयर पर, तो इसका शेप हेक्सागोनल होगा, लेकिन बेहद लो टेम्परेचर पर ये क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और भी एलोबरेट करके देख सकते हैं। और भी एलोबरेट करके देखने से हमारा मतलब ये है कि ये जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा, जबकि हाइड्रोजन अपने s एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है किसको बनाने के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड को बनाने के लिए। जबकि ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर क्या होते हैं, आपके रखे होते हैं। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ये sp3 और s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। बाकी मैंने दोनों ये बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ के और इसके बीच का एंगल बता दिया था, करीब करीब 105 डिग्री के आसपास पाया जाएगा। साथ ही साथ अगर वाटर को मैटर के रूप में आप देखेंगे तो पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जहां 2 हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर बनाता है। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एम्प्टी स्पेस पाया जाता है। ये इस स्पेस को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ओपेक केज स्ट्रक्चर।
इन स्ट्रक्चर के होने की वजह से वाटर की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देना है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर 4 से कम टेम्परेचर पर जाएंगे तो भी इसकी डेंसिटी घटेगी और 4 से ज़्यादा के टेम्परेचर पर भी डेंसिटी घटती है। 4 से कम टेम्परेचर पर, 4 डिग्री से कम के टेम्परेचर पर ये स्पेसेस बड़े होते हैं और इनमें एयर भरी होती है, जिस पर कि इस सेम मैटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यही अगर हम 4 से ज़्यादा टेम्परेचर पर जाते हैं तो उस समय थर्मल एक्सपेंशन होता है और फिर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिस पर कि सेम मास की डेंसिटी घट जाती है। लेकिन 4 डिग्री टेम्परेचर पर ये टेट्राहेड्रल ओपन केज स्ट्रक्चर भी सबसे कम होते हैं और थर्मल एक्सपेंशन भी मिनिमम होता है। नतीजा वॉल्यूम यहाँ मिनिमम आता है और डेंसिटी मैक्सिमम आती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि वाटर जो है अगर इसमें हम आइस डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि ये करीब करीब सरफेस पर फ्लोट करता हुआ क्या करेगा, आपका तैरेगा। पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन के द्वारा बनते हैं और 2 लोन पेयर के द्वारा बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीजें, वाटर जो होता है केमिकली एम्फोटरिक नेचर का होता है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। अगर हम बेस लेकर के आएंगे तो ये एसिड बन जाएगा, एसिड लेकर के आएंगे तो बेस बन जाएगा और ये रिएक्शन देता है, इसलिए इसका केमिकल नेचर एम्फोटरिक होता है। वाटर रिडॉक्स रिएक्शन भी देता है। जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और ये रिएक्शन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। इसी तरीके से हैलोजन के साथ में अगर आप देखें तो फ्लोरीन खास तौर से ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस देता है, जबकि फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन अगर वाटर के साथ लेंगे तो डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन देंगे। ये डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन देते हैं और हाइड्रा एसिड और हाइपोहैलवस एसिड बनता है, जबकि फ्लोरीन ही रिडॉक्स रिएक्शन देता है और सीधे कौन सी गैस रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ये वाटर कई सारे कंपाउंड को हाइड्रोलाइज भी कर लेता है। जैसे हम P4O10 ले लें तो उसके साथ रिएक्ट करके ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देगा, SiCl4 के साथ ये सिलिका देता है। चलेगा, बोलो भाई। अब अगर हम लोग देखें तो वाटर का जो केमिकल प्रॉपर्टी में एक आखिरी प्रॉपर्टी बनता है हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो वाटर 3 प्रकार से पाया जाएगा, कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। वाटर अगर लोन पेयर, डोनर या लिगेंड का काम कर रहा है तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेटेड वाटर कहेंगे और कम्प्लेक्स में तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब जो क्रिस्टल बनते हैं उनके बीच में अगर वाटर मॉलिक्यूल आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे वाटर को इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एक्चुअल में एनहाइड्रस क्यूप्रस सल्फेट को अगर वाटर वेपर के साथ लेकर के आओ तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे कि ये इस बात के केमिकल टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट कलरलेस होता है, लेकिन जो हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट होता है ये इंटेंस ब्लू कलर का कंपाउंड है, जो कि मॉइस्चर या वाटर के केमिकल टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या ब्लू विट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से क्यूप्रिक आयन को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट एनायन के साथ चिलेट का फॉर्मेशन करता है। सल्फेट एनायन के साथ
चिलेट का फॉर्मेशन करता है बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलेगा। यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें तो सभी चारों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये सभी प्रकार के इसमें बॉन्ड मिलते हैं। साथ ही साथ ये बात हम हीटिंग से भी प्रूफ कर सकते हैं कि क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर हीट करो तो सबसे पहले ये क्यूप्रिक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में बसता है और साथ में 4 वाटर निकलते हैं। ये 4 कौन से वाटर होते हैं? कोऑर्डिनेटेड वाटर होते हैं। फर्दर इसको हीट करने पर ये एनहाइड्रस होता है। ये अब कौन सा वाटर निकलता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला वाटर निकलता है। फर्दर अब हीट करोगे तब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और SO3 गैस देगा। तो इसकी हीटिंग से भी ये क्लियर होता है कि इसमें कितने टाइप का वाटर मौजूद है। केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं वाटर की कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे लॉन्ड्री वर्क में भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो वाटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। ऐसा वाटर सैंपल जो कि सोप के साथ में आसानी से झाग दे दे उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर, और जो झाग न दे बल्कि प्रेसिपिटेट या गदला या स्कम बनाए तो उसको कहते हैं हार्ड वाटर। जहाँ सॉफ्ट वाटर बड़ा ही सही होता है लॉन्ड्री वर्क के लिए, वहीं हार्ड वाटर जो होता है सुटेबल नहीं होता है लॉन्ड्री पर्पज के लिए, धुलाई के पर्पज के लिए। सॉफ्ट वाटर की खास बात यह है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है, काफ़ी कम होता है। इस वजह से झाग अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं जो सोप होता है, जो साबुन होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हाई फैटी एसिड के होते हैं। अगर इनको ऐसे वाटर में मिलाया जाए जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट या स्कम बना देंगे। ये फ्री रहेगा ही नहीं आयन, और जब आयन फ्री नहीं रहेगा तो झाग नहीं बनेगा। झाग नहीं बनेगा तो ज़्यादा साबुन खर्चा होगा, कपड़े की धुलाई का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है अपने सॉल्ट के, हार्ड वाटर कहलाता है और ये फिट नहीं है लॉन्ड्री वर्क के लिए। अब अगर हम इस हार्डनेस की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, जिसको हम लोग एक लर्निंग कोड से याद रखते हैं, PCS को TB। PCS से हमारा मतलब है P मतलब परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। TB का मतलब हो गया टेम्पररी हार्डनेस, T मतलब टेम्पररी हार्डनेस, और ये जो टेम्पररी हार्डनेस है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो आपको बस ये कोड याद रखना है, PCS को TB है, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, जबकि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि किन मेथड से टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाए और दिया गया वाटर फिट बनाया जाए लॉन्ड्री वर्क के लिए। चलिए अब अगर हम लोग टेम्पररी हार्डनेस पे बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, टेम्पररी हार्डनेस होती है सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से कहाँ पर आपका दिए गए वाटर में। चलेगा। तो इसको रिमूव करने के बड़े सारे मेथड है, लेकिन ये 2 मेथड आपके NCERT में दिया गया है। सबसे पहला है बाय बॉइलिंग वाटर। तो दिए गए हार्ड वाटर को अगर बॉयल किया जाए तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर इसमें मौजूद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट केमिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट होता है और साथ में CO2 गैस बनती है। एक्चुअल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी घटती है और साथ ही साथ जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। नतीजा ये किसकी शक्ल में चला आता है? प्रेसिपिटेट की शक्ल में चला आएगा, जिसे हम फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इससे बना हुआ कार्बोनेट इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में और ये PPT की शक्ल में आता है।
नतीजा जैसे ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आएगा ये इसमें कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 गैस निकलती है। पर ध्यान दें दोनों सॉल्ट एक ही ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं। जहां मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड की शक्ल में मेनली प्रेसिपिटेट होता है, वहीं कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में प्रेसिपिटेट होता है। दूसरे मेथड पर आते हैं जिसे हम लोग क्लार्क मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम का यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम की। इसमें क्या होता है कि दिए गए वाटर में मौजूद जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट है कैल्शियम का, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये बाइकार्बोनेट फिर उसी फॉर्म में स्टैंड करेगा, इसलिए इसकी अमाउंट को देखते हुए मिलाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट होता है। और जैसे ही आप वाटर में से इन प्रेसिपिटेट को छानेंगे तो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन घट जाएगा, जिस पर कि इसकी टेम्पोररी हार्डनेस भी घट जाएगी। चलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं परमानेंट हार्डनेस की तरफ। अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस वाटर में इसलिए होती है क्योंकि वाटर में सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं। चलेगा। और अगर इनको रिमूव करना है तो बड़े सारे मेथड आते हैं, जिसमें से हम दो मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद फिर दो मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक्चुअल में सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो जब ऐसा वाटर जिसके अंदर की कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मौजूद हैं, उन्हें अगर सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग ये मेटल कार्बोनेट बनाते हैं, जो कि लो सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं वाटर में। नतीजा प्रेसिपिटेट की शक्ल से सॉल्यूशन से या वाटर से बाहर हो जाएंगे, फिल्टर कर लिए जाएंगे, तो जो वाटर बचेगा उसमें इनके न होने की वजह से झाग आसानी से बनेगा और उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। दूसरा मेथड जो आता है उसको हम लोग कैलोगन मेथड कहते हैं। एक्चुअल में कैलोगन एक कॉमन नेम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का। इसको कॉमनली हम लोग कैलोगन कहते हैं। ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट आसानी से वाटर में सोडियम आयन और Na4P6O18 एनायन देता है। ये एनायन क्या करेगा कि वाटर के अंदर मौजूद जो सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, जो कि सोप को प्रेसिपिटेट करा देता है, उसको ये पकड़ लेगा और पकड़ करके एक सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहता तो सोल्यूशन में है, पर ये आयन फ्री नहीं रहता। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फ्री नहीं रहता है। तो जब ये फ्री नहीं रहेगा तो ये सोप को खराब नहीं करेगा, और सोप अगर खराब नहीं होगा तो फिर झाग बनेगा और ये हार्डनेस हम कहेंगे कि वाटर की क्या हो गई, आपका दूर हो गई। इसी मेथड को कहा जाता है कैलोगन मेथड। अगले दो मेथड और हैं, एक जिसमें आता है आयन एक्सचेंज मेथड और दूसरा जो निकल करके आता है सिंथेटिक रेजिंग मेथड। चलिए बाकी के दोनों पर भी बात करते हैं। तो अब अगर हम तीसरे मेथड पर आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। इसका एक नाम जियोलाइट या परम्यूटेड भी है, इस वजह से क्योंकि परम्यूटेड या जियोलाइट एक कंपाउंड होते हैं जो कि कॉमनली हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। जनरल फार्मूला हम ये ले सकते हैं और सिंबॉलिक फार्मूले में NaZ की शक्ल में दिखा सकते हैं। तो जब हम लोग हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को वाटर सैंपल में डिप करते हैं, जिसमें कि सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद रहता है क्लोराइड और सल्फेट की शक्ल में, तो ये इनसे रिएक्ट करके MZ2 बनाते हैं जो कि PPT का काम करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से फ्री हो जाता है, जो कि बढ़िया है। किसके लिए? आपका साबुन के लिए। झाग आसानी से बनने लगता है। हाँ, जो ये सॉल्ट बना हुआ है PPT की शक्ल में, इससे हम दोबारा जियोलाइट या परम्यूटेड बना सकते हैं अगर इस सॉल्ट को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करें। तो एक्सेस में लेकर के जब इसको ट्रीट करते हैं तो दोबारा से जियोलाइट या परम्यूटेड हमको मिल जाता है।
अगला मेथड जो कि आज की डेट का मेथड है, बड़ा कॉमन मेथड है, जिसे हम लोग सिंथेटिक रेजिन मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड ज़्यादा इफिशिएंट है जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस से या आयन एक्सचेंज मेथड से। इसमें दो प्रकार के एक्सचेंजर लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन की खासियत ये होती है कि इसमें बड़े एसिडिक ग्रुप होते हैं, लाइक सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, इन सब ग्रुप को लिया जाता है और ये सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल को हम ब्राइन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके इसका सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं। जो ये सोडियम सॉल्ट बनता है, ये सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देता है, जिससे फिर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन घट जाएगा और ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम है वो सॉफ्ट की तरफ चला जाता है और आसानी से प्रेसिपिटेट देता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एनायन एक्सचेंजर होता है। एनायन एक्सचेंजर बेसिकली बेसिक ग्रुप कंटेन करता है, लाइक एमिनो, और ये भी इनसॉल्युबल रहता है वाटर में। हैवी एल्काइल ग्रुप के एमिनो ग्रुप होते हैं। तो इनको सबसे पहले वाटर में घोल करके हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे वाटर में डिप किया जाता है जहां सॉल्युबल फॉर्म में क्लोराइड या सल्फेट मौजूद है, तो ये इनके आयन को प्रेसिपिटेट करा देता है। तो एक बड़ी खास बात है कि कैटायन एक्सचेंजर से जब आप वाटर को गुजारोगे तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को तो ट्रैप करेगा ही करेगा, साथ में वाटर से केवल H+ आयन को निकलने देता है। यानी वाटर का नेचर वो कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा। सिमिलर वाटर को अगर फर्दर आपने एनायन एक्सचेंजर से पास कर दिया तो ये वाटर के अंदर मौजूद सभी निगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा और OH आयन को रिलीज करेगा। आने वाला H आयन और OH आयन दोनों मिलकर के फर्दर वाटर बना लेंगे और ऐसा वाटर डीमिनरलाइज वाटर होगा। इसके अंदर कोई भी न कैटायन है न क्या है आपका एनायन है, तो ऐसा वाटर आप कह सकते हैं कि डीमिनरलाइज वाटर कहलाएगा। अब एक सवाल आता है, क्या हार्ड वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है? नहीं, वो अगर दिए गए जो उसमें आयन है उनका कंसंट्रेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है अगर, तो वो ड्रिंकिंग के लिए फिट है। बस अगर अनफिट है तो किसके लिए, आपका लॉन्ड्री वर्क के लिए अनफिट है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या प्योर डीमिनरलाइज वाटर हमारे लिए या डिस्टिल वाटर फिट है? मैं कहता हूँ वो भी फिट नहीं है, क्योंकि हमको डिफरेंट आयंस की नीड होती है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसलिए डिस्टिल या डीमिनरलाइज वाटर हमें ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता। अब आते हैं हम लोग लास्ट कंपाउंड पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड पर, हाइड्रोजनेटेड वाटर पर, परहाइड्रिक एसिड पर। चलेगा, सॉरी परहाइड्रिक एसिड करें, परहाइड्रॉल पर या H2O2 की बात करते हैं। अब अगर हम लोग H2O2 की बात करते हैं तो इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर या परहाइड्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। प्योर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो H2O2 जो होता है पेल ब्लू लिक्विड होता है, जबकि ये वाटर में लगभग सभी प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है। वाटर में H2O2 मोनोहाइड्रेट की शक्ल में पाया जाता है। इस H2O2 सोल्यूशन के लिए, एक्वस H2O2 सोल्यूशन के लिए एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। और आपने इसको पढ़ा भी होगा कि अगर एक V वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 सोल्यूशन लें तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलीलीटर H2O2 सोल्यूशन 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस कहाँ पर देगा, NTP पर देगा। या 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन 20 लीटर ऑक्सीजन गैस NTP पर देगा। तो इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम मोलरिटी से, नॉर्मेलिटी से भी रिलेट करते हैं। मोलरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। और अगर आप इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में बताना चाहते हो तो 680 गुणे वॉल्यूम स्ट्रेंथ बटे 224, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी ये स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो जाएगा। बाकी इसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है मोल कंसेप्ट के कंसंट्रेशन वाले टर्म में। अब अगर हम H2O2 के स्ट्रक्चर पर आए तो इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जहां पर
नॉन पोलर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर पोलर है। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर क्योंकि ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। साथ ही साथ ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ अगर सेंट्रल ऑक्सीजन का आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वो sp3 आएगा और शेप इसका बेंट होगा, लेकिन ओवरऑल स्पीसीज का अगर आप शेप देखेंगे तो वो शेप होता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जो कि नॉन प्लेनर है। साथ ही साथ इसके अंदर पोलर OH बॉन्ड मौजूद है और नॉन पोलर OO बॉन्ड मौजूद है। इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। ये कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड में जो ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नतीजा ये थर्मली क्या होता है, आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है। चलेगा। तो ये तो H2O2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात हुई। अब हम इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि H2O2 को बनाते कैसे हैं। तो बनाने के बड़े सारे मेथड हैं, जैसे कि एक मेथड तो अपने पास यही है कि हम लोग अमोनियम बाइसल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग करंट डेंसिटी लेकर के चलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली करंट लेकर के चलते हैं, तो हमें मिलता है अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट। ये जो अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट है, अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको H2O2 मिलता है। चलेगा। इसी तरीके से हम सोडियम परऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की भी अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। रिएक्शन डिटेल में लिखी हुई है। अगर आपको प्योर फॉर्म में H2O2 चाहिए तो हम हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2O2 और व्हाइट PPT बनता है बेरियम सल्फेट का। जो कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन का हमारे पास में वो ये है कि हम H2SO4 की हाई करंट डेंसिटी पर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। बनता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है वो इसलिए बनता है क्योंकि जो बाइसल्फेट एनायन है ये एनोड पर जाकर के परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये जो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है ये हाइड्रोलाइज होकर परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड देता है, जिसे हम कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं। और जब हम इस कैरोज एसिड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2O2 बनता है। चलेगा। एक बड़ी फेमस रिएक्शन है किसको प्रिपेयर करने की, आपका H2O2 को ऑर्गेनिक मेथड से प्रिपेयर करने की, वो है हमारे पास में एथिल एंथ्रेक्विनॉल। तो जब हम एथिल एंथ्रेक्विनॉल को एयर में मौजूद ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज कराते हैं तो 2-एथिल एंथ्रेक्विनॉन बनता है और साथ में बनता है H2O2। अगर इसी एंथ्रेक्विनॉन को H2O2 के साथ रिड्यूस कर दो तो दोबारा से एंथ्रेक्विनॉल हमको मिल जाएगा। तो ये मेथड होते हैं किसको प्रिपेयर करने के लिए, H2O2 को प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर हम H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो H2O2 की जो केमिकल प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से 3 रूपों में देखने के लिए मिलेगी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए डिसप्रोपियोनेटिंग एजेंट। डिसप्रोपियोनेटिंग एजेंट। अगर आप H2O2 को ध्यान से देखो तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये -1 से 0 की तरफ जा सकता है लाइक ऑक्सीजन, और ये -1 से -2 की तरफ जा सकता है लाइक वाटर और OH आयन। और तीसरी व्यवस्था ये है कि H2O2 टूट करके वाटर और ऑक्सीजन दे दे। तो अगर ये H2O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो -1 से 0 ये एसिडिक या एल्कलाइन किसी भी मीडियम में होगा। तो यहाँ H2O2 का वर्क कैसे होगा, एक्ट एज, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो काम कैसे किया, रिड्यूसिंग एजेंट। चलेगा। जबकि यही
H2O2 एसिडिक मीडियम में वाटर में और अल्कलाइन मीडियम में OH में कन्वर्ट होगा, तो -1 से -2 यानी इसका रिडक्शन हुआ, तो इधर इसका फंक्शन कैसा हो गया, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलेगा। और ये H2O2 अगर टूट करके वाटर और ऑक्सीजन दे तो सेम रिएक्शन में पर्टिकुलर ऑक्सीजन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये इसका कौन सा एक्शन हुआ, डिसप्रोपियोनेटिंग एजेंट का एक्शन हुआ, चल जाएगा। तो तीनों एक्शन देखने के लिए मिल गए आपको, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ए क्या आपका डिसप्रोपियोनेटिंग एजेंट। चलिए, तो सबसे पहली रिएक्शन पर इसके आते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O2 एसिडिक और एल्कलाइन दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, पर इसके बाई प्रोडक्ट अगर एसिडिक मीडियम में H2O2 है तो वाटर होगा और एल्कलाइन मीडियम में H2O2 है तो OH- आयन होगा, चलेगा। अब आप देख सकते हैं सबसे पहला हमने ये एसिडिक मीडियम वाला लिख दिया है कि H2O2 एसिडिक मीडियम में वाटर में कन्वर्ट होगा। अब अगर इस H2O2 को लेड सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का है अगर मिल जाए तो ये वाइट कलर के लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ये फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ये सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रीजेंट में मौजूद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई पड़ेगी, जबकि सभी का बाई प्रोडक्ट H2O2 का वाटर साथ में होगा। ये आयोडाइड को आयोडीन में बदल देगा, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में बदल देगा, Mn+2 को Mn+4 में बदलेगा अल्कलाइन मीडियम में, Cr+3 को CrO4-2 में बदलेगा, किस मीडियम में आपका अल्कलाइन मीडियम में। तो आगे अगर आप देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड अगर है आपका तो H2O2 इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यही अगर इथाइलिन है तो ये सिन एडिशन कराएगा 2H ग्रुप में और इथाइलिन ग्लाइकॉल में बदल देगा। H2O2 को अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये सोडियम परऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस देगा, CO2 गैस देगा, चलेगा। तो ये बात रही H2O2 के किस एक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की। अब हम लास्ट बात करेंगे H2O2 के रिड्यूसिंग एक्शन की। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2। H2O2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में -1 से 0 में जाने की एबिलिटी रखता है। बस याद ही रखना है कि एसिडिक मीडियम में इसका बाई प्रोडक्ट O2 होगा, अल्कलाइन में भी इसका बाई प्रोडक्ट O2 होगा और ये सामने वाले की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर में लेकर के जाएगा। जैसे हमने सबसे पहला रिएक्शन लिया है कि H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन गैस देगा, यही H2O2 को एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये Mn+2 देता है और ये केमिकल टेस्ट भी है H2O2 का, क्योंकि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है और H2O2 इसके साथ रिएक्ट करके कलरलेस हो जाता है, तो ये केमिकल टेस्ट भी है। H2O2 परायोडेट को आयोडेट में बदलता है, देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +6 में चला गया, +5 में चला गया। इसी तरीके ये सीरियम +4 को +3 में बदलता है, सिल्वर +1 को सिल्वर में बदल देता है, PbO2 को PbO में बदल देता है जो कि +4 से +2 की स्टेट होती है। इसी तरीके से FeCN6- 3 जो कि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसे आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल देता है। ये ओजोन को ऑक्सीजन में बदलता है, गोल्ड ऑक्साइड को गोल्ड में बदलता है, MnO2 जो कि +4 से +2 में बदलता है, और अगर हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के चलें तो उसे ये MnO2 में बदल देता है। आप तो जानते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ये कलर उड़ाने के काम में आता है, ये सर्जरी के दौरान एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है और इसका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होता है पर हाइड्रॉल के नाम से क्या है आपका फेमस है, चलेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें इसमें और भी हैं। एक खास बात और है और वो बात ये कि H2O2 का स्टोरेज, हम H2O2 को किसी ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, थोड़ा सा एसिड एल्कली या आप कह दें कि
एसिड एल्कली या थोड़ा सा डस्ट भी मौजूद रहे तो ये आसानी से फर्स्ट ऑर्डर के डिसोसिएशन को फॉलो करते हुए वाटर और ऑक्सीजन में क्या करेगा, आपका डिसोसिएट कर जाएगा। इसलिए इसको स्टोर करने के लिए हम लोग वैक्स कोटेड स्मूथ सरफेस वाली बोतल लेते हैं और पूरा इसको भर देते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद ना हो सके। साथ में इसके डिसोसिएशन का एंटी कैटलिस्ट मिलाते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन मिलाते हैं लाइक यूरिया, जिस पर कि इसके डिसोसिएशन को क्या किया जाए, आपका कंट्रोल किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था और इस तरीके से हमने हाइड्रोजन के ढेरों कंपाउंड पढ़े। अब थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में हमें हैवी वाटर भी देखने के लिए मिला, तो जो रिएक्शन वाटर की है वही हैवी वाटर की है। बस अंतर ये है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड थोड़ी सी क्या होगी, आपकी स्लो होगी। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराता था तो करस्पॉन्डिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस बनती थी, यही ना। लेकिन यही अगर कैल्शियम कार्बाइड अगर हैवी वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज कराया जाए तो ये कैल्शियम ड्यूट्रॉक्साइड और साथ में ड्यूटीरियो ईथीन बनेगी, ड्यूटीरियो एसिटिलीन बनेगी। तो बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन की जगह आपको ड्यूटीरियम रखना है और रिएक्शन की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। फ्यूचर हाइड्रोजन का उसकी फ्यूल वैल्यू को लेकर के है, उसके नॉन पोल्यूटेंट कंपाउंड जो बर्निंग के बाद बनता है उसको लेकर के है, जिसे हम एक स्पेशल ब्रांच में डील करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंतर्गत चलेगा। हाइड्रोजन पर ग्राम हाइड्रोजन जब जलती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देती, लगभग फॉसिल फ्यूल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रहती है और इसके जलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो पोल्यूटेंट नहीं होता है, वो हमारे लिए यूजफुल है। तो आगे फ्यूचर में हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल यूनिवर्स में इसका कंटेंट ज़्यादा है और इसकी कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बालकों कि अब हमारा ये लेक्चर खत्म होने कगार पर है, फिनिश होने कगार पर है, आपको समझ में आया होगा। हमने पूरे एनसीईआरटी के माइक्रो टू मैक्रोस्कोपिक जितने भी पॉइंट हैं सबको एक एक करके डिस्कस किया, रिएक्शन वाइज इसको बताया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 बार हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से सुने, उसके बाद इसके नोट्स बना लें और जब रिवीजन का मोड करें तो बस केवल फास्ट मोड पे हमारा ये वीडियो चला दें। 10 से 15 मिनट में आपका जो है पूरा का पूरा हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो अगर हमारा लेक्चर समझ में आ रहा, पसंद आ रहा, तो भैया इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर कमेंट करो, कुछ बातें नहीं पकड़ में आए तो उसको पूछो, जो भी आपके पास हमसे कनेक्ट होने के साधन है उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर वीडियो में पिछले कई वीडियो के लिंक आपके पड़े हुए हैं, जिस पर कि आप चाहें तो बाकी वीडियो को भी साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़ते रहिए, इस कोरोना पेंडेमिक में अपने को और मजबूत करिए कि जब एग्जाम पे आप पहुंचे तो आपको लगे कि आप किसी पेंडेमिक से निकल करके नहीं आए, बल्कि आप प्रिपरेशन करके निकल करके आए हैं। जितना ज़्यादा सोना तपेगा उतना बढ़िया कुंदन बनेगा। जय हिंद बालकों।